हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। तो अभी तक हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेजरमेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉस, जो सारी बातें कर चुके हैं बेटा। अब हम लोग चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के एंड की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं अपन। आप लोग क्या करिए बेटा, एक माचिस ले लीजिए और उस माचिस को जलाने की कोशिश करिए। आप लोगों को पता है बेटा कि उस माचिस के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ पोटासियम या कुछ ना कुछ जो नाइट्रेट, कुछ ना कुछ साल्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। अब वो क्या है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी आप लोगों के पास ऑलरेडी है। अब वो जो उसकी गिवन एनर्जी है ना, वो क्या उसकी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है। अब आपने क्या किया, उसको ऐसे रब किया, ऐसे रब करेंगे हम लोग। अब अगर रब करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रब करने की फॉर्म में इस तरह से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? रब करने की फॉर्म में हमने क्या किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड की। उसके बाद वो माचिस की तिल्ली क्या होगी बेटा, जलना स्टार्ट होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को सोचिए दिमाग से कि उस माचिस की तिल्ली की अपनी खुद की कुछ एनर्जी थी, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो रिएक्शन टेक प्लेस कर सके। जितनी एनर्जी उसको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए ना, उतनी एनर्जी उसके पास नहीं थी। अब उसको कंप्लीट करने के लिए हमें रब की फॉर्म में उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि वो बर्न होगी और बर्न होके एनर्जी हमें प्रोड्यूस करने लगी। ये बात समझ में आई बेटा? पक्का? तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास होती है ना, तो उसमें जो भी रिएक्टेंट आपके पास होते हैं, उनकी जो है, जो भी रिएक्टेंट आपके पास होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी डेफिनेटली होती है। उनकी एनर्जी क्या होती है, हमारे पास होती है। किसकी फॉर्म में? एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन हमें इस बात का पता है कि ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि ये रिएक्शन जो है उसको टेक प्लेस करा सके। हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जहां पे जाके क्या होगी, वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। अब जिस एनर्जी के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चों टेक प्लेस करती है, किसी केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होगा, एक वो मिनिमम एनर्जी जब कोई भी कोलाइडल मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करेंगे, तो उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी ना, मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने की वजह से, या ताकि वो केमिकल रिएक्शन हो सके, उस केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बात समझ में आ गई बच्चों? वो एनर्जी, जिस एनर्जी के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है या कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी ना बेटा, वो एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें हुआ क्या, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ी है। जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी, उस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स में काम नहीं चला, हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो भी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि जो हमने देनी पड़ी है, ताकि जो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है या जो एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है, वो किसके बराबर हो जाए बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। ताकि एनर्जी किसके बराबर हो जाए बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी करने के लिए हमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? पक्का? अब क्या होगा, जब वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, मैं जैसे ही वो माचिस की तिल्ली बढ़े, जो जलना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, तो क्या होगा, वो बहुत सारी हीट को रिलीज करेगी। अब वो क्या है, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट जो हमें हीट की फॉर्म में मिल रही है, वो क्या है?
एनर्जी ऑफ द जो है प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो भी हीट की फॉर्म में हमें एनर्जी वापस मिलेगी, जो भी हीट की फॉर्म में हमें एनर्जी वापस मिलेगी ना बेटा, दैट्स द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बात समझ में आई? इस बात को समझने की कोशिश करना आपने कि एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या होता है, ये बात समझ में आई बच्चों? इस सारे खेल को या जो एक्टिवेशन एनर्जी है, इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ की सहायता से समझते हैं। अब वो ग्राफ कैसे होता है उसको समझिए बच्चों। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आप लोग कहेंगे ये क्या है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है और इस दिशा में हमारे पास क्या है, जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है वो है, ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात? अब मैंने क्या कहा था कि जो रिएक्टेंट है उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी पक्का होती है। अब जो उनके पास एनर्जी होती है बेटा, वो क्या मानी जाएगी, ER, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये मान लीजिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या बच्चों उनके पास है, लेकिन हमने कहा था कि वो एनर्जी इतनी नहीं है कि वो रिएक्शन अपने आप टेक प्लेस कर सके। अपने आप टेक प्लेस करने के लिए उनको एक फिक्स्ड वैल्यू की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लीजिए बच्चों ये वैल्यू आपके पास क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मींस उसको इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्शन टेक प्लेस कर सके। ये बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमें इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इस रिएक्टेंट से इस थ्रेशोल्ड, ताकि जो एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू तक कन्वर्ट हो जाए, ये जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी है, ये वाली, दैट्स नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, EA। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, EA। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास। अब क्या होगा, अगर हम लोग जो है इसको फर्दर लेके जाएंगे तो ऐसे आएगी, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ी थी। अब ये क्या की बेटा आपके पास में, EP, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो चीज हमें निकल के मिली है, दैट्स डेल्टा H। जो भी हीट इवॉल्व हुई है, ये क्या है, डेल्टा H। जो भी अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो आपके पास ये डेल्टा H मानी जाएगी। ये किसकी फॉर्म में आएगी बेटा, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट की फॉर्म में। बात समझ रहे हैं? एक बात अब आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जिस भी केमिकल रिएक्शन के लिए EA, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या बेटा, स्मॉल है, तो वो रिएक्शन आपके पास क्या आएगी, फास्ट। और जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, लार्ज है बेटा, तो वो आपके पास क्या होगी, स्लो रिएक्शन। जब हमने इस यूनिट को शुरू किया था तो आपको जो है दो एग्जांपल हमने बताए थे कि जो हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट या नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। हमने कहा था कि 2NO that will be react with the O2 converted into 2NO2, this is a very fast reaction, and 2CO that will be react with the O2 converted into CO2, this is slow reaction। ये बात हमने आपको सिखाई थी बेटा। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये फास्ट क्यों है, ये फास्ट इसलिए बेटा कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू की है, स्मॉल है। इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, और इसके लिए उसी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा, लार्ज आपके पास। दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी फास्ट रिएक्शन एंड दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। बात समझ में आई बच्चों? कोई भी रिएक्शन फास्ट या स्लो क्यों है, वो हाउ द फैक्ट जो है काइनेटिक एनर्जी या जो पोटेंशियल एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी प्ले द रोल। काइनेट जो, एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं रिएक्टेंट की फॉर्म में, उनकी जो एनर्जी होती है वो कहलाती है एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट या एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात समझ में आ गई? और अब जिस भी जो है वैल्यू के ऊपर वो एनर्जी टेक प्लेस करती है या वो जो है आपके पास में जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक लेकर जाने के लिए जो भी ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दैट्स नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई? आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, या जो भी आपके पास थ्रेशोल्ड वैल्यू आपके पास और उसमें से एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये वाली जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर होती है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर देंगे तब रिएक्शन टेक प्लेस करती है। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किस तरह से होती है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था बच्चों वो था टेम्परेचर का। हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। हमने क्या बताया था आपको, बताइए बेटा। हमने आपको कहा था कि जब अगर हम लोग जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के बाद लगभग रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। अगर हम लोग जो इसको समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, अगर हम लोग इसको समझे बेटा, तो ये टर्म जो ये सब जो एक्सप्लेन किया जाता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म में। इसको किसके टर्म में एक्सप्लेन करते हैं बच्चों? आप टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ये आप लोग कहेंगे जो रेट कांस्टेंट आपके पास आएगा बच्चों, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, दैट्स नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जनरली बेटा अगर इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग n से लिख दें तो आप लोग कहेंगे इस n की वैल्यू जनरली क्या होती है? 2 से 3 के बीच में। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल से भी ज्यादा हो जाती है आफ्टर इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, डबल से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज करती है? अगर हमें इस बात को समझना है तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो +1 में हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था उसको दोबारा से याद करते हैं। मींस अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कह दीजिए। आप लोग सीधा एनर्जी लिख लीजिए या काइनेटिक एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या आएगा, वो ग्राफ कैसे आता था बेटा? हमने आपको सिखाया था कि वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये क्या होती है, ये मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस T टेम्परेचर के ऊपर ये आपके पास जो है एनर्जी है, जो क्या हुआ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने शो की है। जो एनर्जी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स द्वारा शो की जाती है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी आप लोग कह सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बात? या आप इसको कह दीजिए मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। ये कब है? जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है। और ये क्या है? वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों विच हैव द काइनेटिक एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है? वो मॉलिक्यूल्स है बेटा A B C D, मान लीजिए हमने इसको इस तरह से नाम दे दिया, तो ये A B C D उस रीजन को जो है कैरी करता है जिनकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। मतलब जिनकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, जिनकी वजह से क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी ना, वो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ गई?
अब क्या होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो यही कर्व हमारे पास क्या आती है, लगभग कुछ इस तरह से आएगी। ये क्या है, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी उसका जो उसकी वैल्यू तो क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को शो करेंगे वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसको इंक्रीज करने से वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा थी, या मींस जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करनी थी बच्चों, उनकी संख्या आपके पास क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी इस तरह से। तो मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि ये अब आपके पास ये वाला एरिया, अगर ये पहले ए बी सी डी था, अब ये ई एफ है, तो ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से डबल से भी ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आई? तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। इसलिए क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास होती है बच्चों विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसका रीजन समझ में आया? उसके लिए आपने वही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को समझना होगा जिसको आप लोगों ने बेटा +1 में किया था। उस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो यू कैन इजिली सोल्ड आउट, या आप लोग आसानी से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा कि जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट क्या होता है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तो क्या है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इसी शब्द को क्वांटिटेटिवली अरेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था बच्चों, उसने कैलकुलेट किया था और उसने हमें क्या किया, एक इक्वेशन दी जिसको हम लोग बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। अब वो अरेनियस जो इक्वेशन है बच्चों, वो अरेनियस इक्वेशन क्या थी उसको समझिए। अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन जो हमारे पास थी वो क्या थी, वो क्या कहती है बच्चों की जो रेट कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय में आर टी। के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय में आर टी। बात समझ में आई बेटा? अब ये क्या है, यहाँ पे ये के तो क्या है, रेट कांस्टेंट है बच्चों। ए को हम लोग बोलते हैं ई से पहले लग रहा है ना बेटा, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए को क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल से पहले लग रहा है, या इसका दूसरा नाम होता है ए का फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए आपके पास क्या बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए आपके पास क्या होती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। आर आपके पास गैस कांस्टेंट, और टी आपके पास क्या बच्चों, टेम्परेचर है। ये बात समझ में आ गई? दिस इज नोन एज, और इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में अगर आपसे कहा जाए तो दे आर नोन एज द पैरामीटर्स ऑफ अरेनियस, या अरेनियस इक्वेशन जो है, अरेनियस पैरामीटर हम लोग इनको जो है बोल देते हैं बेटा। ई ए आर टी एंड के, अगर ए आपके पास कंबाइंड फॉर्म में है तो इनका नाम क्या है, अरेनियस पैरामीटर्स आपके पास है। तो अरेनियस पैरामीटर्स जो हमारे पास इसका नाम है। ये बात समझ में आ गई बेटा? के किसके बराबर है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय में आर टी। इसको आप लोग क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और क्या करो बेटा, इसका दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लीजिए। टेकिंग जो है लॉग या नेचुरल लॉग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय में आर टी। अब लॉग की प्रॉपर्टी में हमने आपको क्या बताया था बेटा, लॉग m इंटू एन अगर आपके पास हो तो उसको लॉग m प्लस लॉग n हम लोग लिख सकते हैं। ये बात हमने आपको सिखाई थी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर माइनस ई ए बाय में आर टी। ये बात समझ में आ रही है? नेचुरल लॉग और ई से कैंसिल हो गया बेटा, ये सबको पता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय में आर टी, दिस इज द नेचुरल लॉग ऑफ के। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
ये कहां से आई और कैसे आई बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का। अगर हम लोग मान लें K1 एंड K2, K1 एंड K2 हमारे पास दो रेट कांस्टेंट हैं, टू रेट कांस्टेंट हैं एट T1 एंड T2 टेम्परेचर। T1 और T2 टेम्परेचर के ऊपर अगर K1 एंड K2 रेट दो रेट कांस्टेंट है बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A इनटू A ER T1 बेटा, दैट्स इक्वेशन नंबर 3। और जो नेचुरल लॉग ऑफ K2 है वो क्या लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA T2, इक्वेशन नंबर 4। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। क्या करना आपने, सब्ट्रैक्टिंग जो आप 4 माइनस 3, 4 में से आप लोग क्या करिए 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। ये क्या है, ये तो बात समझ में आ गई थी ना। तो देखिए अब ये क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा बेटा नेचुरल लॉग ऑफ K1 K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 K2 माइनस K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA बाय में R T2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस EA बाय में R T1। ये बात क्लियर होगी बेटा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, नेचुरल लॉग ऑफ A से नेचुरल लॉग ऑफ A कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया, नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू, ये प्लस वाला इसको पहले लिख लेते हैं बेटा, EA R T1 माइनस EA R T2। log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log m बाई n। तो इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू, अगर EA बाय में R को हम लोग कॉमन ले लें बेटा, तो ये क्या आएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। बात समझ में आ गई? या नेचुरल लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय में R इंटू, ये हो जाएगा T1 इंटू T2, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। बात क्लियर? और अगर इस नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आप सबको पता है 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करिए, लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय में R इंटू T2 माइनस T1 बाय में T1 इंटू T2। बात क्लियर? और आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय में 2.303 R T2 minus T1 by T1 into T2. This is the Arrhenius equations which give the effect of temperature in quantitatively. Quantitatively अगर आपने effect of temperature कैलकुलेट करने बच्चे, तो वो क्या होगा, आप लोग अगर इस इक्वेशन को लेंगे, वो क्या है, K is equal to A e की पावर माइनस EA by में RT। ए को हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। आपने इस इक्वेशन का लॉग लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A e की पावर माइनस EA बाय RT। ये लॉग m इंटू n है, लॉग m प्लस n लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस नेचुरल लॉग ऑफ E की पावर माइनस EA बाय RT। नेचुरल लॉग और E कैंसिल हो जाएंगे, EA बाय में RT। ये आपके पास जो है अरेनियस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म आ जाएगी बेटा। अब आपने क्या करना है, K1 एंड K2 दो रेट कांस्टेंट मानने हैं, और कहां पे, एट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो इनके केस में दोनों को पुट करके दोनों इक्वेशन को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नेचुरल लॉग A से नेचुरल लॉग A कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो नेचुरल लॉग ऑफ K2 बाय K1 किसके बराबर आएगा, EA बाय R इनटू में T1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। जस्ट इसको सॉल्व करना है, और नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, EA बाय में 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाय में T1 इंटू T2। दैट्स द क्वांटिटेटिव इफेक्ट। आई होप कि आपको ये जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो अरेनियस इक्वेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यानपूर्वक इसको करिएगा बेटा। बेस्ट ऑफ लक।